नमस्कार साथियों। एक बार मैं फिर से आपका एवीवाई के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। ठीक है, कल अपन ने रीड मेंस के कुछ क्वेश्चन देखे थे, उसी की कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि लाठी श्रेणी यानी कि लाठी सीरीज इज रिलेटेड टू, यानी कि लाठी श्रेणी से संबंधित है। लाठी श्रेणी से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा संबंध रखता है? तो पहला ऑप्शन आता है जलभृत, दूसरा आता है जिप्सम पट्टी, तीसरा ऑप्शन आता है लिग्नाइट पट्टी, चौथा आता है आपका पेट्रोलियम क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर होगा जलभृत, यानी कि इसका सही उत्तर क्या है? जलभृत। अब जलभृत क्या होता है? एक प्रकार की पट्टी होती है जिसके नीचे पीने योग्य पानी या पानी इकट्ठा होकर रहता है, संग्रहित या संचरित होकर रहता है, वो अपने क्या कहलाता है? जलभृत। ठीक है, अब आगे इन चारों ऑप्शन को, एक एक ऑप्शन को लेते हुए अपन चारों की टिप्पणी देख लेते हैं। तो जलभृत मैंने अभी आपको बताया, जलभृत मैंने आपको बताया, एक जलभृत जलवाहक चट्टान या तलछट की एक भूमिगत परत है जो भूजल को संग्रहित और संचारित कर सकती है। जल पट्टी और लाठी सीरीज के बारे में अभी अपन जानेंगे। तो जल पट्टी और लाठी सीरीज के बारे में अपन देखते हैं क्या है। तो आपने एक सुना होगा सरस्वती नदी। ऐसा माना जाता है जो जल पट्टी या अभी लाठी सीरीज जहाँ मौजूद है, वहाँ पर जो पानी जो इकट्ठा हो रखा है वो कौन सी नदी का है? सरस्वती नदी का है। अगर आपने सुना हो कि सरस्वती नदी के भूगर्भिक जलीय अवशेष, यानी कि सरस्वती के ही वो अवशेष माने गए हैं, अवशेष को जलपट्टी लाठी सीरीज कहते हैं, जो मुख्यतः जैसलमेर के पोखरण व मोहनगढ़ के मध्य स्थित है। लगभग 60 से 65 किमी तक फैली हुई है। आपको मैं दिखा दूं कैसे, एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से। इस तरफ आपका है पोखरण जैसलमेर, इधर है आपका मोहनगढ़ जैसलमेर। इस प्रकार की एक पट्टी बनी हुई है, लगभग, जो लगभग फैली हुई है 60 से 65 किलोमीटर के अंतर्गत। मतलब 60 से, जैसलमेर में ही है टोटल, और 60 से 65 किलोमीटर के बीच ये फैली हुई है। इसी पट्टी के नीचे अपने क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। ठीक है, और इसी पट्टी के ऊपर अपने एक नल लगाया हुआ है। एक नहीं है, हालांकि बहुत सारे नल है। यहाँ पे एक गांव है जिसका नाम है चांदन गांव। क्या नाम है? चांदन गांव। अब इस चांदन गांव में ही ये मोस्टली पट्टी है। तो उसी मोस्टली पट्टी पर बहुत सारे क्या लगे हुए हैं? नल लगे हुए हैं। बहुत सारे क्या लगे हुए हैं? नल लगे हुए हैं। बहुत सारे नल लगे हुए हैं। तो इस कारण से इस जगह का नाम ही क्या पड़ गया? मरुस्थल का थार का गढ़ा। क्या कहते, कहने कहा जाए थार का गढ़ा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? पानी इकट्ठा हो रखा है और पानी को निकलने में चांदन गांव में बहुत सारे नलकूप लगाए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर क्या है? इसी जो पट्टी के ऊपर अपने एक घास पाई जाती है जिसका नाम है सेवण घास। इसी पानी वाले क्षेत्र यानी जल पट्टी के आसपास एक घास पाई जाती है जिसका नाम है आपके सेवण घास। सेवण घास पशुओं के लिए बहुत उपयोगी होती है, दुधारू पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये खाएंगे तो वो दूध अच्छा पौष्टिक और देंगे। सेवण घास ही अपने गोडावण, आपको सभी को पता है गोडावण अपना राजस्थान का राज्य पक्षी है। तो गोडावण की शरण स्थली भी कौन सी घास है? सेवण घास है। ये पूरा आपको इस प्रकार से 60 से 65 किलोमीटर की पट्टी है जो पोखरण जैसलमेर से लगा करके मोहनगढ़ जैसलमेर तक है। और यहाँ नीचे पानी भरा हुआ और यहाँ बहुत सारे नल है। और इसी, ये कहाँ से गांव में लगे हुए हैं? चांदन गांव में लगे हुए हैं। इसीलिए चांदन गांव को क्या कहते हैं? थार का गढ़ा कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत छोटी छोटी, बहुत सारी बड़ी, सबसे बड़ी मरुस्थल की सबसे बड़ी घास है ये, जिसका नाम है सेवण घास, जो दुधारू पशुओं के लिए उपयोगी। अब इसके आगे अपन डिटेल में चर्चा करते हैं। जल पट्टी पर एक गांव है जिसका नाम है चांदन गांव।
से नलकूप सर्वाधिक है। चांदन गांव में नलकूप क्या है, सर्वाधिक है। इस कारण से इसे क्या कहा जाता है, थार का गड़ा कहा जाता है। यानी कि 60 से 65 किलोमीटर की जो अपने पट्टी है, जिसको अपने लाठी सीरीज कहा है, इसके नीचे अथक पानी है। तो जैसलमेर जैसे जिले में जहाँ पानी का इतना अभाव और कमी है, वहाँ केवल मात्र 60 से 65 किलोमीटर की जो पोखरण जैसलमेर से लगा करके मोहनगढ़ जैसलमेर तक एक पट्टी बनी हुई है, उस पट्टी के यहाँ अथक पानी है। और अथक पानी भी इतना कि नल और इतने नल और नलकूप चल रहे हैं वहाँ पे, जिससे आसपास का घास मरु और घास वन जितने भी सेवण घास हो रही है सब उसी पानी से हो रही है। तो यहाँ पर ये नल है। एक गांव है चांदन गांव, और चांदन गांव को राजस्थान में क्या कहा जाता है, थार का गड़ा। जल पट्टी पर पाई जाने वाली सेवण घास को गोडावन की क्या कहा जाता है, शरण स्थली कहा जाता है। अब सेवण घास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी घास कौन सी है, तो अपने सेवण घास। दुधारू पशुओं के चारे के रूप में उपयोगी है अपनी सेवण घास। सेवण घास का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो लेसियूरस सिंडिकस। लेसियूरस सिंडिकस अपने सेवण घास का वैज्ञानिक नाम है। और सेवण घास सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, तो जैसलमेर में, क्योंकि ये पट्टी भी कहाँ है, पोखरण से मोहनगढ़ वाली भी जैसलमेर में। इसके अलावा सेवण घास के अलावा भी कुछ एक दो घास और है जो उत्पन्न होती है, दामन घास और मुराद घास। ठीक है। राजस्थान में सरस्वती नदी का दूसरा भूगर्भिक जलीय अवशेष खोज लिया गया है। ये अपने पहला था जो पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य था, और दूसरा अपने बायतू बाड़मेर से लगा करके सांचौर जालोर के मध्य में है। ये है क्या, तो सरस्वती नदी ही है जो एक समय में युगों पहले चला करती थी, जो विलुप्त हो चुकी है, वैज्ञानिकों का ये मानना है। वही नदी का जो पानी का जो स्टोरेज है वो जमीन के अंदर चलती है, और उनके स्टोरेज हैं जो यही हैं। ठीक है, जिसको अपन भूगर्भिक जल के रूप में मान रहे हैं। दूसरा ऑप्शन था जिप्सम पट्टी। तो जिप्सम पट्टी पे पाया जाता है जिप्सम खनिज। और जिप्सम खनिज अगर राजस्थान के नज़रिए से अपन देखेंगे तो लूणकरणसर और जामसर बीकानेर में जिप्सम पाया जाता है। और सर्वाधिक जिप्सम भी कहाँ पाया जाता है, तो बीकानेर में। दूसरे जिलों के एरिया की बात करें तो पोखरण चांदन जैसलमेर में। तीसरा गोठ मांगलोत बदवासी नागौर में। चौथा कवास उत्तर तराई बाड़मेर में। इन सभी स्थानों पर अपने क्या पाया जा रहा है, तो जिप्सम पाया जाता है। ठीक है। अगली आती लिग्नाइट पट्टी। तो लिग्नाइट शब्द से आपको एक शब्द याद आ रहा होगा, कोयला, क्योंकि कोयला का ही एक अपने क्या है, प्रकार है लिग्नाइट। ठीक है। लिग्नाइट क्या है, अपने कोयले का प्रकार है। और कोयला राजस्थान में सर्वाधिक भंडारण और उत्पादन कहाँ होता है, तो बाड़मेर में होता है। यानी कि बाड़मेर में ही सर्वाधिक कोयला निकाला जाता है, और बाड़मेर में ही सर्वाधिक कोयला का क्या है, भंडार है। ठीक है। अब बात करूं मैं आगे कि राजस्थान में पूछ ले आपको, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लिग्नाइट है एक किसका प्रकार है, तो कोयले का प्रकार है। ये भी पूछा गया है कि राजस्थान में सर्वाधिक भंडारण उत्पादन कहाँ होता है, तो बाड़मेर में होता है। तीसरा ये प्रश्न भी आया हुआ है कि राजस्थान में कौन से काल का कोयला पाया जाता है, तो आपको याद रखना है टर्शियरी काल का कोयला राजस्थान में पाया जाता है। परंतु बल्कि कि भारत में अगर कोई पूछ ले तो आपको याद रखना है गोंडवाना लैंड का काल का कोयला भंडारित है। यानी कि राजस्थान और भारत दोनों ही अलग अलग है। यहाँ पे पाया जा रहा है वो कौन सा पाया जा रहा है, तो आपका टर्शियरी काल का कोयला पाया जा रहा है। और वहीं अपन भारत की बात करेंगे तो गोल्ड लैंड काल का कोयला पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आए हुए हैं, आपको अच्छे से ये याद करने हैं, और आगे भी आ सकते हैं, क्योंकि प्रश्न पूछने वाले ने इनके बारे में थोड़ी पूछा था। प्रश्न पूछने वाले ने खाली ये पूछा था लाठी सीरीज का संबंध है। ठीक है। तो बाकी ये तो इंपॉर्टेंट है ना, अगले एग्जाम में भी आ ही सकते हैं। ठीक है। अब बात करूं मैं कोयले के आगे वाले प्रोसेस में, अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो कोयला कितने प्रकार का होता है, ये अपने सामान्य जानकारी के लिए कि कार्बन की मात्रा के अनुसार कोयले के प्रकार। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि कोयले के प्रकार कितने होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, तो एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। कौन कौन से,
एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। इनमें जो सबसे सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का जो कोयला माना जाता है वो माना जाता है एंथ्रासाइट का। कौन सा माना जाता है? एंथ्रासाइट का। कहने का मतलब जिस कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होगी उस कोयले को सबसे बेस्ट माना जाएगा। सेकंड नंबर बिटुमिनस, थर्ड नंबर पर लिग्नाइट। राजस्थान में सर्वाधिक कोयला कोई पाया जाता है तो वह लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके प्रकारों में। अब कुछ चीजें देख लेते हैं अपन। एंथ्रासाइट पहला प्रकार कोयले का, इसमें लगभग 95% कार्बन की मात्रा पाई जाती है और कोयले का रंग कौन सा होता है? काला और चमकीला। ये प्रश्न आए हुए हैं एंथ्रासाइट में कितने मात्रा होती है कार्बन की, ये हूबहू प्रश्न छपे हुए हैं। और ये भी आया हुआ है एंथ्रासाइट में कौन सा कलर होता है। दूसरा आता बिटुमिनस, जिसमें लगभग 60 से 70% कार्बन की मात्रा होती है और इसका रंग होता है काला भूरा। तीसरा होता है लिग्नाइट, जो सर्वाधिक राजस्थान में पाया जाता है। 50 से 60% कार्बन की मात्रा होती है और ये भूरा कोयला होता है। चौथा आता पीट, जो सबसे निचली क्वालिटी का है। 50% कार्बन होता है और हल्का भूरा होता है। अब अगर इस कोयले को जलाया जाएगा ना तो अपने गैस जलते समय कौन सी रोशनी निकलती है? आप कभी गैस जलाते होंगे तो नीला कलर के आग दिखती है। तो इस कोयले को जब अपन जलाएंगे इधर साइड को तब नीला कलर निकलेगा। इनसे तो भयंकर पीला का निकलता है, भयंकर धुआं होता है, उससे बहुत कम धुआं होगा। भारत में सर्वाधिक कौन सा कोयला पाया जाता है? तो बिटुमिनस। और राजस्थान में मैंने बताया कौन सा पाया जाता है? तो लिग्नाइट। ये सभी के सभी एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, वही के वही पॉइंट है। मैं कोई रामायण या पूरा महाभारत का सार नहीं लेके आया हूँ, बस ये वो छपे हुए प्रश्न ही है। उत्पादन क्षेत्र की बात करें कि बाड़मेर, बीकानेर और नागौर में क्या पाया जाता है? राजस्थान में कोयला। क्या पाया जाता है राजस्थान में? कोयला। अब बाड़मेर में भी कौन कौन सी जगह पाया जाता है? कपूरडी, जालिपा और बदेसर। कौन कौन से जिले हैं, एरिया हैं बाड़मेर में? कापुरडी, जालिपा और बदेसर। बीकानेर में याद रखना बीठनोक, बरसिंहसर, पलाना और गुढ़ा। राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ कोयला यानी कि पलाना में ही पाया जाता है सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट। नागौर की बात करेंगे तो मेड़ता सिटी, यंगार, मातासुख, कसनऊ क्षेत्र, ये सब कहाँ है? अपने नागौर में। आपको इतना याद नहीं हो रहा, आपको ये 3 जिले तो याद करने ही हैं। उत्पादन के क्षेत्र में राजस्थान में बाड़मेर, बीकानेर और नागौर, इन तीनों जिलों में क्या पाया जाता है? आपका कोयला पाया जाता है। और सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कहाँ पाया जाता है? पलाना में पाया जाता है। पलाना ना पूछ के वो क्या कौन सा जिला दे सकता है? बीकानेर जिला दे सकता है। इसके अलावा नोट लिखना, सर्वाधिक लिग्नाइट कोयला उत्पादन की बात करेंगे तो पहले नंबर पे तमिलनाडु, दूसरे नंबर पे गुजरात और तीसरे नंबर पे राजस्थान। यानी कि पूरे भारत का 22% कोयला अपने कहाँ होता है? लिग्नाइट कोयला कहाँ निकलता है? तो राजस्थान में निकलता है। पूछ लिया जाए कि राजस्थान का लिग्नाइट कोयले की दृष्टि से उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो आपका याद रखना है तीसरा। पहले पे कौन सा है? पहले पे है आपका तमिलनाडु, नहीं दिख रहा उधर नीचे से। तो दूसरा स्थान आपका है गुजरात, तीसरा स्थान आपका आता है राजस्थान। राजस्थान में भी कितना? लगभग 22% कोयला भारत की दृष्टि से राजस्थान उत्पादित करता है। अगला आता है पेट्रोलियम क्षेत्र। ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है खनिज में पेट्रोलियम क्षेत्र, मगर अपन लगभग छोटे छोटे रूप में इसको कुछ चीजें देख लेंगे। उत्पादन की अगर मैं बात करूं, पेट्रोलियम क्षेत्र में उत्पादन सर्वाधिक पेट्रोल के रूप में सर्वाधिक आता है बॉम्बे हाई, जो लगभग भारत का 100% में से 40 से 45% पेट्रोलियम पदार्थ निकालता है। बॉम्बे हाई अपने कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, वहीं दूसरे स्थान पे आता है अपना राजस्थान, जो लगभग पूरे भारत में कितने हिस्सेदारी रखता है? तो 22% से लगा करके 23%। और अपना राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो सेकंड। पेट्रोलियम का सर्वाधिक भंडारण व उत्पादन कहाँ है? बाड़मेर में। ये प्रश्न 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है कि राजस्थान में पेट्रोलियम का सर्वाधिक भंडारण व उत्पादन कहाँ है? तो बाड़मेर में है। राजस्थान में पेट्रोलियम भंडारण के कितने? 4 बेसिन है और उनके कितने हैं? 14 जिलों है। 4 बेसिन बनाए गए हैं और उन्हीं 4 बेसिनों में कितने जिलों को सम्मिलित किया गया है? तो 14 जिलों को सम्मिलित किया गया है।
ये बहुत बड़ा टॉपिक है, खाली पेट्रोलियम के 3-4 पेज के नोट्स हैं, एक बार मैं शॉर्ट्स में बता रहा हूँ आपको। लेकिन जब आपको खनिज पढ़ाया जाएगा तो उस खनिज में पढ़ा चुके हैं, वैसे ज्योग्राफी की क्लास में आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है, उस खनिज वाले टॉपिक में जाके आप पूरा ये पढ़ सकते हो। ठीक है, अब उत्पादन क्षेत्र की बात करें, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट वाली, तो बाड़मेर, दूसरा जिला जैसलमेर, तीसरा जिला बीकानेर। यहाँ पर क्या उत्पादन होता है आपका, पेट्रोलियम पदार्थ, यानी पेट्रोलियम क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। बाड़मेर में भी कौन से हैं, तो नगाना, गुड़ामलानी, कोसलू और बायतू। जैसलमेर में कौन से हैं, तो बागेवाला, सांगेवाला, तनोट एवं चिंतेवाला। बीकानेर में कौन से हैं, तो तुवरीवाला और पूनम क्षेत्र। ये अपने बीकानेर के स्थान है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें ही हैं, आपको याद करनी है इनको। अगला प्रश्न आता है चंदनबाला रास। क्या आता है प्रश्न, चंदनबाला रास काव्य रूपरी दीठ सुकिण बात्रो काव्य है। जो चंदनबाला रहस्य है, वो जो काव्य रूप है, वो काव्य रूप कौन सी बात है, कौन से प्रकार का काव्य है। क्या वो खंड काव्य है, क्या वो मुक्तक काव्य है, क्या वो मिश्र काव्य है, क्या वो महाकाव्य है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका खंड काव्य। कौन सा काव्य होगा, खंड काव्य। ठीक है, इसका सही उत्तर है आपके खंड काव्य। अब इन सभी मिश्र वाक्य, मुक्तक काव्य और महाकाव्य के बारे में अपन अगली वाली स्लाइड पे जानेंगे कि क्या क्या होते हैं। खंड वाक्य तो वही होता है, सबको आपको पता है, जिसमें किसी लोक नायक के जीवन के किसी एक अंश या खंड के बारे में लिखा गया हो। ठीक है, खंड काव्य क्या होता है, जब किसी लोक नायक के जीवन के किसी एक अंश या खंड पर आधारित काव्य की रचना की जाती है, उसे खंड काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, खंड काव्य, यानी किसी के जीवन की एक अंश ही खाली, जैसे बाल खंड, अपनी रामायण का बाल कांड, बाल खंड, वो एक एक अलग अलग खंड है पर्टिकुलर, तो वो क्या है, खंड काव्य है। अगला आता है मुक्तक काव्य। क्या आता है, मुक्तक काव्य। ये एक ऐसी विधा है, ऐसी काव्य है जिसमें जैसे अभी जो चर्चा हो रही वो अभी की होगी, पिछले वाले का उससे कोई लेना देना नहीं है। काव्य की वह विधा जिसमें कथा का संबंध किसी पूर्व सर्ग से नहीं होता है, उसे मुक्तक काव्य कहते हैं। समझ में आएगी चीज। तीसरा आता है मिश्र काव्य, मिश्र मिक्स, यानी कि जिसमें गद्य शैली भी हो और पद्य शैली भी, दोनों शैलियों का मिश्रण रूप से लिखा गया हो, उसको अपन कहेंगे मिश्र काव्य। जैसे चंपू काव्य, और चंपू काव्य में कौन कौन सी भाषा, दोनों दोनों शैलियां प्रयोग होती, पद्य और गद्य दोनों का प्रयोग होता है, जिसमें एक मिश्रित रूप बनाता है। अगला आता है महाकाव्य, ऐसा काव्य जिसमें महत्वपूर्ण घटनाओं या जीवन की समग्रता का सरकबद्धता से वर्णन किया जाता है, उसे महाकाव्य। महाकाव्य जिसमें जैसे महाभारत, जीरो से लगाकर बच्चों के, महाभारत में पांडवों और कौरवों के जन्म से लगाकर के युद्ध होने तक के बाद उनके मरने तक का पूरा विवरण है, वो एक क्या है, महाकाव्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। हालांकि वो उपन्यास है, मगर एक एग्जाम्पल के रूप महाकाव्य, इसमें क्या महत्वपूर्ण घटनाओं या जीवन की समग्रता सब डिटेल दे रखी हो। ठीक है, अब इसमें जो पूछा गया था चंदनबाला रास किस प्रकार का काव्य है, तो वो अपने खंड काव्य है। किस प्रकार का काव्य है, खंड काव्य है। अब इस चंदनबाला रास के बारे में डिटेल देख लेते हैं। इसकी रचना किसने की, तो आगसू। कहीं कहीं किताबों में इसका नाम आसिगु लिखा हुआ है। ठीक है, तो आगसू और आसिगु चंदनबाला रास के रचनाकार है। इसकी रचना कब की गई, तो 1200 ईस्वी में की गई। कब की गई, 1200 ईस्वी में की गई। कहाँ की गई, तो जालोर में की गई। कहाँ की गई, जालोर में की गई। ये किस प्रकार का खंड काव्य है, तो लघु खंड काव्य, जिसमें 35 छंद ही हो, मात्र कितने छंद हो, 35 छंद हो, उस काव्य को लघु खंड काव्य कहा जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भाषा कौन सी है, तो अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी है, और रस कर्ण रस में इसको लिखा गया है। अगला प्रश्न, अगला आता, व्हाट वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द चौहान किंग। चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, यानी कि जो चौहान शासक हुए हैं, उन चौहान शासकों राजाओं के द्वारा अपनी पहली राजधानी कौन सी रखी गई, तो अजमेर पहला ऑप्शन है, दूसरा रणथंबोर ऑप्शन है, तीसरा अहिछत्रपुर ऑप्शन है, चौथा दिल्ली ऑप्शन है। इन चारों के चारों में क्या है, आपके चौहान राजाओं का जिक्र होता है ना, सबको पता है आपको। अहिछत्रपुर का आपको नाम समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं बता दूं,
नागौर को कहते हैं। किसको कहते हैं? नागौर को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपके अही छत्रपुर, इसका सही उत्तर है। यानी कि प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी आपके चौहानों की? तो अही छत्रपुर। आप सभी को पता है ये अपना राजस्थान है। राजस्थान में ये अपने जयपुर के आसपास का क्षेत्र है, जिसको अपन क्या कहते हैं? तपाद सांबर झील के आसपास है ना। सांबर झील के आसपास का क्षेत्र अपने क्या कहलाता है? तपाद लक्ष्य। यहाँ पे ही मेन चौहानों की उत्पत्ति मानी गई है। फिर चौहान धीरे 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 अपने अजमेर गए, अजमेर गए, फिर अपना अजमेर गए, और इन्होंने ही अपनी क्या राजधानी बनाई थी? नागौर को प्रारंभिक राजधानी बनाई। उसके बाद अजमेर पहुंचे, और अजमेर में इन्होंने अजमेरू नामक से अजमेर शहर बसाया। ठीक है, फिर बहुत सारे काम इन्होंने किए। अगला आता है चौहान। तो मैंने बताया चौहान। अब इसमें अपने एक ही पहला पहला शब्द आया था चौहान। तो इनके बारे में अपन जान लेते हैं, चौहान राजा के बारे में, चौहान वंश के बारे में। तो इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई सभी को पता है। कहाँ से हुई? अग्निवंशी। ये कौन से वंशी है? अग्निवंशी है। अग्निकुंड का सिद्धांत क्या कहता है? ये अग्निकुंड के सिद्धांत में किन की उत्पत्ति हुई है? तो चौहान शासकों की। यानी कि चौहान जो राजपूत है कहा जाता है, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अग्निवंशी है। और अग्निकुंड का सिद्धांत कहता है, अग्निकुंड का सिद्धांत क्या कहता है? अग्निकुंड का सिद्धांत यह कहता है कि जब बुरी शक्तियों, बुरी ताकतों का पुरजोर आतंक फैल चुका था, तो क्या नाम है, अपने ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर एक यज्ञ किया, और उस यज्ञ के दौरान 4 शूरवीरों को उत्पन्न किया, और उन 4 शूरवीरों को उत्पन्न करने के बाद उनको युद्ध के लिए भेजा। तो उसी में एक अपने चौहान राजा भी थे। ज़्यादा डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन आता नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? तो अग्निकुंड के सिद्धांत में कौन सा ऋषि का नाम आता है? तो ऋषि वशिष्ठ ने अग्निकुंड में हवन क्या किया था? यज्ञ किया था। ऋषि वशिष्ठ ने यज्ञ कहाँ किया था? तो आबू पर्वत पर किया था, जो सिरोही पे है। उस यज्ञ के दौरान कौन सी 4 राजपूत जातियां निकली? तो चौहान, चालुक्य, चालुक्य को ही सोलंकी भी कहा जाएगा, परमार और प्रतिहार। यानी कि अग्नि कुंड के सिद्धांत में से निम्न में से कौन कौन से राजपूत राजाओं का उत्पत्ति मानी गई है? तो चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। अब ये सिद्धांत, इसकी डिटेल, इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? तो पृथ्वीराज रासो में मिलती। कहाँ मिलती है? पृथ्वीराज रासो में इसकी जानकारी मिलती है। और ये जानकारी, और ये पृथ्वीराज रासो पुस्तक लिखने वाले कौन है? तो चंद्र बरदाई। क्या नाम है? चंद्र बरदाई। चौहानों की उत्पत्ति सपाद लक्ष्य, सांबर झील के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है? सपाद लक्ष्य। वहां इनकी उत्पत्ति मानी है। और इतिहासकार रामकरण सोपा के अनुसार प्रारंभ में चौहान सांबर झील के चारों ओर रहते हैं। इसकी पुष्टि कौन करते हैं? रामकरण सोपा। अब चौहान रियासतें कौन कौन सी, ज्यादा नहीं जानेंगे अपन इनकी रियासतें और इनके स्थापक। चौहान रियासतों की बात करें, सांभर, अजमेर, नाडोल, सिरोही, क्योंकि सांभर से बाद में अजमेर ट्रांसफर हो गए थे। सांभर, अजमेर, नाडोल, सिरोही, कोटा, रणथंबोर, जालौर और बूंदी। ये सभी की सभी कौन सी रियासतें हैं? तो ये सभी के सभी चौहान राजाओं की रियासतें रही हैं। इसमें कोटा और बूंदी इन्हीं की एक शाखा, हाड़ा चौहान शाखा की स्थापना के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब एक एक का अपन जान लेते हैं किस किस की स्थापना किसने करी। तो सर्वप्रथम अपन बात करते हैं सांभर अजमेर के चौहान। राजशेखर की पुस्तक प्रबंध कोश, यानी कि प्रबंध कोश लिखने वाले कौन है? राजशेखर के अनुसार वासुदेव ने कब 551 ईस्वी में सांभर में चौहान राज्य की स्थापना करी। यानी कि सांभर में चौहान राज्य की स्थापना करने वाले कौन? आदि पुरुष कौन? तो आपको याद रखना है कौन? वासुदेव चौहान। कब स्थापना करी? 551 में। किसमें वर्णन मिलता है? प्रबंध कोश में। प्रबंध कोश किसके द्वारा लिखी गई है? तो राजशेखर के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा बिचौलिया का अभिलेख जो 1170 ईस्वी में लिखा गया के अनुसार इसने सांबर झील का निर्माण करवाया तथा नागौर अहिछत्रपुर को अपनी राजधानी बनाया। किसने बनाया? तो वासुदेव ने बनाया।
1100 सॉरी वासुदेव नहीं, बिजोलिया अभिलेख 1170 में लिखा गया। ईस्वी के अनुसार इसमें सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? तो सीधा सीधा प्रश्न है, सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? तो वासुदेव चौहान ने करवाया। और अहि छत्रपुर को प्रारंभिक क्या बनाया? आपके राजधानी बनाया। ठीक है, और अहि छत्रपुर ही क्या है? आज का नागौर है। ठीक है, अहि छत्रपुर नागौर को ही अपने औजारों की नगरी कहते हैं, अगर ध्यान हो तो। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा आता है रणथंबोर शाखा की बात करें तो रणथंबोर शाखा की बात करें तो गोविंद राज इसके क्या है? संस्थापक है। यानी कि रणथंबोर में चौहानों की संस्थापक किनको माना जाएगा? तो गोविंद राज को। नाडोल पानी पाली में अगर मैं बात करूं चौहानों के संस्थापक किनको माना जाएगा? तो लक्ष्मण राज को, 960 ईस्वी। जालोर में किनको माना जाएगा? तो कीर्तिपाल चौहान को। बूंदी में किनको माना जाएगा? जो चौहान वंश की हाड़ा शाखा है, देवा, 1241। वहीं कोटा चौहान वंश की हाड़ा शाखा की स्थापना हुई। इसके संस्थापक कौन थे? तो 1631 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने बूंदी रियासत का विभाजन कर दिया। यानी कि बूंदी के ही दो टुकड़े किए, एक बूंदी और एक दूसरा उसका टुकड़ा बना कोटा। विभाजन कर दिया तथा माधो सिंह को कोटा का स्वतंत्र राजा बना दिया गया। माधो सिंह को कोटा का स्वतंत्र राजा बना दिया गया और यही हाड़ा चौहानों की दूसरी शाखा का उत्पन्न हुआ। तो शाहजहां ने बनाई, लेकिन राजा कौन है? अपने माधो सिंह जी। फिर अपने आता है सिरोही। तो सिरोही के चौहान वंश की देवड़ा शाखा का शासन था और ये लुम्बा नामक राजा ने चालू किया था 1311 ईस्वी में। परमारों को हराकर आबू तथा चंद्रावती पर इन्होंने क्या किया था? अपना आधिपत्य आधिपत्य हासिल किया था, अपनी सत्ता सत्ता स्थापित करी थी। और आबू तथा चंद्रावती आज का अपना क्या है? सिरोही है, पर अधिकार कर लिया था। और इनकी कितनी से मैंने बात करी? 7 महत्वपूर्ण शाखाओं की बात करी। सांभर अजमेर के चौहान, जिनके संस्थापक अपने वासुदेव जी। रणथंबोर की बात करी, इनके संस्थापक गोविंद राज। फिर अपने नाडोल पाली की बात करी, इनके चौहान शासक के संस्थापक लक्ष्मण राज। जालोर की बात करी तो कौन? कीर्तिपाल। बूंदी की बात करी तो कौन? देवा। कोटा की बात करी तो अगर शाह बादशाह जिन्होंने दो टुकड़े किए, मगर अपने नाम किसका याद रखना? माधो सिंह, जो कोटा का स्वतंत्र राजा घोषित हुए। तो सातवें थे सिरोही, और सिरोही में अपने कौन थे? तो लुम्बा। इन सातों ने इन 7 रियासतों की संस्थापकों के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन में कौन सा है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखा है सपासनाचार्य, ये गलत लिखा हुआ है, टाइपिंग गलत है। सुपासनाथ चरित्रम है। दूसरा आता है रागिनी। तीसरा आता है भागवत। चौथा आता है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। तो मेरे हिसाब से चित्रकला जिसने भी पढ़ी होगी उसको पता होगा इसका सही उत्तर कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। यानी कि मेवाड़ का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। अब चित्रकला के बारे में कुछ जान लेते हैं, ओनली फॉर मेवाड़ चित्रकला के बारे में जानेंगे, क्योंकि चारों ही चित्र किसके हैं? मेवाड़ के थे। कि मेवाड़ चित्रशैली राजस्थान को चित्रकला की क्या मानी जाती है? जन्मभूमि मानी जाती है। यानी कि जो राजस्थान की चित्रकला है उसका जो जन्मभूमि यानी कि माता या मातृभूमि कह सकते हो, तो वो कौन सी? अपने मेवाड़ है। तो ये अपना इधर राजस्थान है। कहा जाता है कि ये महाराष्ट्र से होते हुए पहले चित्रकला गुजरात आई। गुजरात के सबसे नज़दीक अपने यहाँ से एंट्री करने के लिए सबसे पहले मेवाड़ पड़ता है, तो यहाँ से एंट्री मेवाड़ में करी, इसलिए कहा जाता है मेवाड़ की जन्मभूमि। तो ये चित्रकला की जन्मभूमि किसे माना गया है? मेवाड़ को माना गया। इसीलिए मैं राजस्थान यानी कि मेवाड़ की चित्रकला में अजंता एलोरा के भी चित्रों का स्वाभाविक रूप दिखाई देता है। ठीक है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये जो कि अपने राजस्थान का यानी कि मेवाड़ चित्रकला का पहला ग्रंथ है, जो लगभग 1260 ईस्वी में लिखा गया। कहाँ लिखा गया? तो आहड़ में लिखा गया। आहड़ अपने कहाँ है? उदयपुर में है। ठीक है, मेवाड़ में है। और किनका शासन काल था? तो शासन काल जिनके काल में लिखा गया
उनके समय शासन था आपके रावल तेज सिंह जी का, और चित्रकार जिसने चित्र बनाया उसका नाम था कमल चंद्र। अब इसमें आपको 4-5 प्रश्न देखने को मिल रहे होंगे कि श्रावक, प्रतिक्रमण, सूत्र, चूर्णी के लेख, रचनाकार कौन है, तो चित्रकार कमल चंद्र। इसके शासनकाल में लिखा गया तो रावल तेज सिंह। कहाँ लिखा गया, आहड़ में लिखा गया। कब लिखा गया, तो 1260 ईस्वी में लिखा गया है। 4 प्रश्न। पांचवा, सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है, श्रावक, प्रतिक्रमण, सूत्र चूर्णी, जो एग्जाम में पूछ लिया था। उसी प्रकार दूसरा, सेकंड लास्ट जो ग्रंथ, सॉरी दूसरा सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो है सुपार्श्वनाथ चरितम। 1423 ईस्वी में लिखा गया, देलवाड़ा में लिखा गया, जो अपने राजसमंद में है। राणा मोकल इनके समय शासन था, राणा मोकल का शासन था, जिनके समय चित्र बना। चित्रकार कौन थे, हीरा नंद। यानी कि सुपार्श्वनाथ चरित्रम के चित्रकार कौन थे, हीरानंद जी। राजा कौन थे उस समय के, शासन किसका था, तो राणा मोकल का था। कहाँ लिखा गया, देलवाड़ा में लिखा गया। कब लिखा गया, 1423 में लिखा गया। और सुपार्श्वनाथ चरित्रम का संबंध किससे है, तो मेवाड़ चित्रकला से है। इसका भी ये प्रश्न आ चुका है। अगला बात करें, जगत सिंह जी जो मेवाड़ के राजा थे, उनका शासनकाल चित्रकला का क्या माना गया है, स्वर्ण काल माना गया है। क्या माना गया है, चित्रकला का स्वर्ण काल माना गया है। किन किन के शासनकाल को, तो जगत सिंह जी के शासनकाल को। ठीक है। अब ये एक चित्र है, आप देख पा रहे होंगे, जो मैंने एनसीईआरटी की किताब से उठाया है। ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ देखिए कि राजा जगत सिंह, क्या नाम आ रहा है, दिख पा रहा होगा, मैं बोल रहा हूँ जो सुन ले। राजा जगत सिंह 1928-1952 के शासनकाल में चित्रों में परिष्कार आया। यह परिष्कार प्रतिभा संपन्न कलाकारों साहिबदीन और मनोहर के कारण आया, जिन्होंने चित्रकला के जीवंतता प्रदान की, जीवंतता यानी कि जीवंत किया, और मेवाड़ी चित्रकला की परिभाषा गढ़ी। साहिबदीन ने रागमाला 1628 में, रसिक पीरिया व भागवत पुराण 1648 में, और रामायण के युद्ध कांड 1652 का चित्रण किया। ठीक है, बहुत बड़ा था मगर अपने की छोटा ही लिया था। अब ये पूरी रामायण का एक पूरा व्यवस्थित चित्रण किया गया है साहिबदीन के द्वारा। रामायण का युद्ध कांड साहिबदीन मेवाड़ 1652 में बनाया गया इंडिया में। अभी वर्तमान में ये ऑफिस लाइब्रेरी लंदन, वहां पर यह चित्र रखा हुआ है। बनाने वाला कौन था, तो साहिबदीन। अगर आप दिख नहीं पाए वहां, साहिबदीन का संबंध किस चित्र शैली से है, तो मेवाड़ चित्र शैली से। इनके समय शासनकाल किसका था, तो जगत सिंह जी का। इन्हीं का शासनकाल क्या कहलाया अपने, स्वर्ण काल। साहिबदीन के समकालीन चित्रकार कौन थे, तो आपको याद रखना है मनोहर। ठीक है, मनोहर इनके समकालीन चित्रकार थे। आगे चलते हैं, इसी के साथ चित्र आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं, एक छोटा सा 4 भागों में बांटा गया है। यानी कि जो चित्रकला है राजस्थान की, उन चित्रकला को 4 स्कूल्स में बांटा गया है। मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, टुंडाड़ स्कूल और हाड़ौती स्कूल। उन्हीं स्कूल यानी कि मेवाड़ स्कूल के ही शैलियाँ हैं, राजसमंद, नाथद्वारा वगैरह, नाथद्वारा, ठीक है, देवगढ़, और उसी की ही वापस अन्य शैलियाँ। ये जो मैंने मैटर उठाया है, ये अपने राजस्थान अध्ययन की किताब से उठाया है, 10वीं की, 10th क्लास की। इसके अंदर पूरा टॉपिक है चित्रकला का। इसमें एक्स्ट्रा बातें कुछ भी नहीं लिखी गई, जो सेम टू सेम राजस्थान अध्ययन की पुस्तक में था वही मैटर है कि इनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है मारवाड़, पहला मेवाड़, दूसरा मारवाड़, तीसरा ढूंढाड़, और चौथा अपने हाड़ौती। मेवाड़ की अगर मैं बात करूँ, तो मेवाड़ में सबसे पहले नाम आता है चावंड का, दूसरा नाम आता है उदयपुर का, तीसरा देवगढ़ का, चौथा नाथद्वारा का, पांचवा शाहपुरा का। वापस इन्हीं के ही अंदर जो छोटी छोटी उप शैलियाँ हैं, सावर, बन्नेड़ा, बागोर, बेगू, केलवा, ये सब क्या है, ठिकाने हैं। इन ठिकानों पर भी चित्रकला का विकास हुआ था। लेकिन मुख्य मुख्य बात करें तो मेवाड़ का कौन कौन सी शैलियाँ हैं आती है अंदर, तो चावंड शैली, उदयपुर शैली, देवगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली और शाहपुरा शैली के अलावा ये ठिकानों में भी मेवाड़ की चित्रकला
दिखाई देती है। ठीक है, फिर मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ में पहला आता है जोधपुर से चित्रशैली, बीकानेर चित्रशैली, किशनगढ़ चित्रशैली, नागौर चित्रशैली, जैसलमेर चित्रशैली, अजमेर चित्रशैली, सिरोही चित्रशैली और गाणेराव चित्रशैली। और इनके दो तीन ठिकाने इनके भी आते हैं, रिया, बिणाय और जूनिया। फिर आता है ढूंढाड़, आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावटी। इसी के साथ अगर मैं बात करूं जिलाए, इसरदा, शाहपुरा और सामोद, ये हो गए ठिकाने जहाँ पर चित्रकला भी उभरी। लेकिन मुख्य अपने चित्रशैलियाँ कौन सी बताई तो ढूंढाड़ स्कूल के अंदर भागों में डिवाइड किया गया है, तो आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा और शेखावटी। फिर बात करें हाड़ौती, तो हाड़ौती अपने याद रखना है बूंदी और झालावाड़ शैली। ये मुख्य मुख्य इन चित्रकला के चार भागों में डिवाइड किया गया था। क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये अपने कौन सी किताब है, राजस्थान अध्ययन की। कोई भी चेंजेस नहीं है, आप खुद भी जा सकते हो, चौथा या पांचवा चैप्टर है जिसके पहले ही पहले पेज के तीसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है। प्रमुख कलाकारों की बात करेंगे जिनका संबंध अपने किस शैली से है, तो मेवाड़ चित्र शैली से संबंध है। प्रमुख कलाकारों में सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं साहिबदीन। क्या नाम है इनका, साहिबदीन। साहिबदीन ने लिखी है रागमाला, गीत गोविंद, रसिक पीडिया और भागवत पुराण। ठीक है, सॉरी रागमाला यहाँ कैंसिल कर दीजिए, गीत गोविंद, रसिक पीडिया और भागवत पुराण। और अभी अपने बात की थी रामायण का युद्ध कांड। मनोहर ने लिखी है आर्ष रामायण, जिसको अपन दूसरी भाषा में यानी सरल देखें तो रामायण का बाल कांड, बचपन की जो भी कहानी है उसका चित्रण किया है मनोहर ने। आर्ष कांड या पूछ ले रामायण का बाल कांड, तो संबंध सीधा कौन से चित्रकार से जुड़ेगा, मनोहर से जुड़ेगा। फिर सुपासना चरित्रम किसने बनाया, मैं बता चुका हूँ, हीरानंद ने। रागमाला किसने बनाई है, तो निसारुद्दीन या निसारुद्दीन ने। इसके अलावा कुछ अन्य चित्रकार है जिनमें से एक का नाम आता है कर्माकर, धनसार, उमर, जीवा, अमरा, नगा, शिवदयाल, शाहजी मियाँ, रघुनाथ, शिवा, बोपा। ये शाहजी मियाँ एक ही नाम है पूरा। ये सभी के सभी कलाकार का संबंध अपने मेवाड़ चित्र शैली से है। ठीक है, ये लगभग आपकी मेवाड़ का लगभग 70% मैटर तो मैंने आपको दे दिया है। 30% में कलर और कौन कौन से रूप आते हैं वो आपको आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक में बता दिया जाएगा। तो आज अपन ने जो भी चीज़ें पढ़ी वो आप लिखें, उनको समझें, नहीं भी लिखें, जिस दिन ये अपने सारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद जैसे मैंने आज करंट की पूरे महीने की पीडीएफ, पीटी, पीपीटी टेलीग्राम पे डाली है, सेम उसी प्रकार मैं इसकी भी पीपीटी अंदर डाल दूँ। अगर आप चाह रहे हो कि मैंने सर रोज़ की रोज़ डाल दो, तो मेरे को कमेंट करके आप लिख देना कि सर रोज़ की रोज़ पीपीटी डाल दो, तो वो रोज़ की रोज़ पीपीटी भी अपन डाल देंगे। ठीक है, बाकी आप कक्षा के साथ जुड़े रहें। आपको कोई भी सुझाव देना है तो आप दे सकते हैं। ठीक है, आपको लग रहा है नहीं कोई टॉपिक इम्पोर्टेंट है तो उसकी क्लास लइए, तो उसकी भी अपन कोशिश करेंगे ले आएँ। बाकी आप अधिक से अधिक जुड़ें, शेयर करें चैनल को, आप ही के साथ और सपोर्ट से आगे बढ़ेंगे। के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कक्षा कल लाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं कोशिश करूंगा कि अगली कक्षा में अपन 10-10 क्वेश्चन लेके जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करें। ये ख़त्म हो जाएगा 2022 का, तो फिर रीट प्री का 2023 का जो प्री का जो पेपर हुआ था, सॉरी अभी 25 में हुआ था, उस 25 वाले रीट प्री के पेपर को भी जिस प्रकार से अपन मेंस लेके चल रहे हैं उसी प्रकार लेके आएंगे। मगर जो मैं रीट प्री का जो पेपर लूँगा 2025 वाला, इसमें एक एक दो दो 10 क्वेश्चन नहीं लूँगा, इसमें एक साथ अपन लाएंगे 150 के 150 क्वेश्चन। इसमें भले वो क्लास अपने 2 घंटे की हो या फिर 5 घंटे की, क्लास पूरी ली जाएगी। इसके माध्यम से रीट 2023 का व्यवस्थित अपन एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, ये अभी चल रही है, पहली बार शुरुआत है, धीरे धीरे इसको साथ में चलते देंगे। मगर जो रीट प्री का जो अपन लेके आएंगे 23 का पेपर, वो पूरा का पूरा एक ही क्लास में कोशिश करेंगे कि उसको अपन निपटा दें। अब आपको कि क्यों सर, क्योंकि 2022 के जो मेंस का जो पेपर था उसके अंदर कुछ क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन भी अगर मानूँ और रीट प्री के पेपर से ऐड हुए थे, तो क्यों ना अपन इस रीट 2025 प्री के पेपर के इर्द गिर्द चारों तरफ से जैसे अपन कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं, पेपर का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं, तो उस कच्चा चिट्ठा में क्या पता जो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं उसकी जगह आपके 20 क्वेश्चन सही हो जाए 150 में से।
तो आपको कोई नुकसान नहीं है। 20 क्वेश्चन यानी इंटू 2, यानी कि लगभग 2 दूनी 4, 40 नंबर का इजाफा। ठीक है, तो इसी के साथ कक्षा के साथ बने रहें, जुड़े रहें, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, जो भी आपके साथ के अभ्यर्थी हों उनको बताएं अच्छी क्लास है। ठीक है, इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।